में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगध साम्राज्य। इसके अंतर्गत जो चर्चा होगी, एक तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण है, यानी मगध साम्राज्य इतने बड़े भू क्षेत्र पर जो इसका विस्तार हुआ, क्यों हुआ। सफलता व विस्तार का कारण। यानी कि किन कारणों से जो है ये विस्तार हुआ इस साम्राज्य का। इसके अतिरिक्त प्रमुख जो वंश हैं, यानी कौन कौन से प्रमुख वंश रहे इसके अंतर्गत, उसकी चर्चा करेंगे हम। इन्हीं दो बिंदुओं के अंतर्गत हमारी चर्चा होगी, जिसमें सफलता के कारणों में अगर पूछा जाए या फिर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात की जाए तो आखिर कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इस साम्राज्य का विस्तार हुआ और इतना ये जो है सफल रहा। तो एक तो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी क्षेत्र की सफलता और विस्तार में। आखिर वहाँ जमीन जो है कैसी उपजाऊ है, वहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, इन सब का प्रभाव जो है पड़ता है। वहाँ पर कौन सी पौने बहती है, ये सभी जो है प्रभाव पड़ता है। तो भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके बारे में। फिर राजनीतिक की भी हम बात करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, यानी कि राजनीति के अंतर्गत वहां का प्रशासन कैसा था, वहां की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हम मेनली जिन पॉइंट पे बात करेंगे उसमें है यहाँ की जलवायु कैसी थी, मृदा उपज यहाँ पर, यानी कौन से खनिज थे, क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र का विस्तार था, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। राजनीति के अंतर्गत हम देखेंगे प्रशासन कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, इसके अलावा सैन्य व्यवस्था, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सामाजिक में, क्योंकि किसी क्षेत्र की सामाजिक स्थिति वहां की उत्कृष्टता को बताती है, यानी वहां पर स्त्रियों की स्थिति कैसी है। प्राचीन समय काल में दास प्रथा थी, तो क्या वहां पर दास प्रथा या फिर जो चतुष्वर्ण व्यवस्था, हम सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक सभ्यता में, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो पूर्व वैदिक काल था इसके ही अंतिम चरण में हमें चतुर्थ वर्ण व्यवस्था नजर आती है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, तो उस व्यवस्था के बाद समाज कई वर्गों में वर्णों में विभाजित हुआ था। क्योंकि पहले से ही हमारे समाज में वर्ग विभाजन था, यानी कि ऊंच निम्न की निम्न जो वर्ग हैं इसकी भावना थी। अभिजात वर्ग होते थे, सामान्य वर्ग होते थे, निम्न वर्ग होते थे, लेकिन असमानता इतनी अधिक नहीं थी, भेदभाव जो है इतना अधिक नहीं था। किंतु जैसे ही हम वैदिक सभ्यता में आते हैं,
वर्ग जो विभाजन था उसने यहाँ पर वर्ण विभाजन का रूप धारण कर लिया, और वर्ण विभाजन का रूप धारण करते ही यहाँ पर असमानता ज़्यादा नजर आने लगी, यानी कि उच्च और निम्न वर्ग के मध्य जो है असमानता अधिक हो गई। अभिजात वर्ग जो थे, सामान्य वर्ग जो थे और निम्न वर्ग, इनके बीच का अंतर जो है यानी जो गैप था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और लोगों में भेदभाव होने लगे और असमानता बहुत अधिक बढ़ गई। तो वर्ण विभाजन जो हुआ उसका क्या परिणाम पड़ा हमारे आने वाले समय काल में? तो सामाजिक व्यवस्था में हम इन्हीं बिंदुओं को देखते हैं कि वहाँ पर जो है समानता और समानता कैसी है, वहाँ का समाज, स्त्रियों की स्थिति कैसी है, दास जो होते थे प्राचीन समय काल में वो उनकी स्थिति कैसी थी। अभी भी जो है कहीं कहीं आप देखेंगे लोग बंधुआ मजदूरी करवाते हैं किसी से, तो वो कहीं ना कहीं दास प्रथा का ही एक रूप है जिसे बंधुआ मजदूरी का नाम दिया गया है। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करेंगे स्त्रियों की दशा, उच्च व निम्न वर्ग के बीच की असमानता, वहां पर जो सोशल वैल्यू है लोगों की कैसी है, आखिर जो अभिजात वर्ग हैं उन्हें किस निगाहों से देखा जाता है, सो कॉल्ड जो निम्न वर्ग है उन्हें किस निगाहों से देखा जाता है, और इन दोनों का गैप जो है कितना बढ़ गया है। तो ये सभी जो है सामाजिक के अंतर्गत आएंगे। हम इस बात को यहां कर लेते हैं, प्रमुख वंश की जो बात होगी इधर। तो ये पॉइंट, इसके अतिरिक्त भी कुछ पॉइंट पे हमें अभी बात करनी है। आर्थिक, यानी आर्थिक व्यवस्था जो थी उस समय के समाज में, उस साम्राज्य में कैसी थी। भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक भी कह सकते हैं, क्योंकि धर्म कहीं ना कहीं हमारे समाज में शुरू से ही है। भले ही शुरुआती समय में इसका स्वरूप जो है इतना जो है क्लियर तरीके से नहीं दिखता, लेकिन अब जो स्वरूप है धार्मिक का वो बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि अभी आप देखेंगे, अभी लोकसभा का चुनाव है, अब देखेंगे मैं ना जो पक्ष में है पार्टी या विपक्ष, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोग एक दूसरे पे कभी भगवान के नाम पे, कभी भी अक्सर आप देखिएगा राजनीति में मुद्दे की बात लोग नहीं करेंगे। आखिर जो मुद्दा मेन चल रहा है जैसे कि शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, महिलाओं की स्थिति पर, डेवलपमेंट पे बात नहीं होगा। बात क्या होगा? धर्म को लेकर बात होगा, सांप्रदायिकता को लेकर बात होगा, यानी ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करा जाएगा राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिसका कोई भी महत्व नहीं है डेवलपमेंट से। उसका ना तो युवाओं को कोई लाभ होने वाला है, ना ही यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उससे ना तो गरीबी घटने वाली है हमारे देश की, ना भूखमरी कम होने वाली है। तो वही बात है कि धार्मिक जो बिंदु होता है ये शुरुआत से ही हमारे समाज में है, पर यह है कि प्राचीन समय काल में इसका स्वरूप जो है इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। तो ये बिंदु जो है इन पर हम बात करेंगे। धार्मिक के अंतर्गत मेनली जो हमारी चर्चा होने वाली है, आर्थिक के अंतर्गत जैसे कृषि व्यवस्था कैसी थी, उद्योग धंधे प्राचीन समय काल में कैसे थे, यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत कृषि की जो स्थिति है वो कैसी थी, उद्योग कैसे थे उस समय, ये सभी जो है मेन बात होंगे। धर्म के अंदर, यानी कि उस समय धर्म को लेकर लोगों के बीच कैसी भावना थी, क्या जो वर्तमान भारत का स्वरूप है धर्म को लेकर क्या वैसा ही स्वरूप उस समय था। इन सभी बिंदुओं पे जो है हमारी चर्चा होगी। यहां तक कि हम कह सकते हैं कि कुछ सांस्कृतिक बिंदुओं पर भी हमारी चर्चा हो सकती है। क्योंकि कल्चर जो है हमारे समाज का पार्ट है। आप जानते हैं कि
भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं तो वहाँ पर चाहे वो खान पान की बात हो, वेशभूषा की बात हो, लोगों के रहन सहन की बात हो, बोलचाल की बात हो, वो बहुत भिन्न होता है। यहाँ तक कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर कुछ आपको जो है वो अंतर नजर आएंगे, चाहे वो खान पान के तौर पे हो, रहन सहन के तौर पे हो या बोलचाल के तौर पे हो। मान लीजिए मैं बिहार की ही बात करूं, क्योंकि हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर देखेंगे कि बिहार में कई भाषाएं लोग बोलते हैं। मेनली आपको भोजपुरी बेल्ट, मगधी लोग बोलेंगे, अंगिका बोलेंगे, वज्जिका बोलेंगे, इसके अलावा हिंदी भी बोलेंगे। तो ये सभी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर खान पान में भी बात की जाए तो कुछ डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आपको दिखते होंगे, जैसे कि दक्षिण भारत के लोग, दक्षिण बिहार के लोगों के खान पान, उत्तर बिहार के लोगों के खान पान में जो है कुछ अंतर। त्योहार में भी है कि इन क्षेत्रों में कुछ त्योहार मनेंगे। जो मुख्य त्योहार होते हैं वो सब जगह हैं। जैसे कि छठ पर्व की बात की जाए तो छठ पर्व पूरे बिहार में जो है, संपूर्ण बिहार में मनाया जाएगा। यहाँ तक कि ये जो है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहां भी देखने को मिलेगा, और झारखंड, क्योंकि झारखंड कहीं ना कहीं बिहार का ही हिस्सा रहा है, 2000 में विभाजन हुआ है, तो वहां भी आपको मिलेगा। तो सांस्कृतिक कल्चर जो है हमें वहां की विविधता को प्रदर्शित करती है। तो वहां के कल्चर की भी हम बात कर लेंगे। तो मेनली जो चर्चा हमारी होगी इन बिंदुओं पर होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि हम प्रमुख वंशों की जब बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वंश की जो है चर्चा करेंगे। प्रमुख वंश के अंतर्गत पहले तो जो हमारी चर्चा होगी वो होगी बृहद्रथ, क्योंकि सर्वप्रथम इस क्षेत्र पर जिसका शासन हुआ था वो थे बृहद्रथ वंश के। उसके बाद बृहद्रथ के बाद जो वंश आया वो हर्यक वंश, लेकिन हर्यक वंश के साथ ही मगध में जो है वास्तविक शासन हुआ। यानी इससे पहले जो शासन था या शासक रहे वो वास्तविक शासक नहीं कहलाए, क्योंकि बिंबिसार को हम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसके अतिरिक्त हर्यक के पश्चात हम बात करेंगे शिशुनाग वंश, और उसके पश्चात हमारी बात होगी नंद वंश। नंद वंश के पश्चात जिनका शासन रहा वो था मौर्य साम्राज्य। लेकिन आज के सेशन में जो है हमारी चर्चा मौर्य साम्राज्य पर नहीं होगी। मौर्य साम्राज्य को हम एक अलग से पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमें इनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषताओं को भी समझना पड़ेगा। तो इस पूरे एक चैप्टर को हम एक अलग सेशन में जो है कवर करेंगे। तो एक बार आप सभी में साइड हो रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किन किन बिंदुओं पर जो है हमारी चर्चा होने वाली है। अब जब हमें किसी भी क्षेत्र के बारे में पढ़ना हो, समझना हो, तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। यानी कि मगध साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ पर क्या खास मेनली जो थी मुख्य बातें थी, इसे पहले हम समझेंगे और फिर जाकर हम प्रमुख वंशों की चर्चा करेंगे। और जब हम वंशों की चर्चा कर लेंगे तब हम बात करेंगे इसकी सफलता, उत्कृष्टता और इसके विस्तार की। तो चलिए सबसे पहले हम मगध की बात करें। मगध के अगर विस्तार की वर्तमान, सबसे पहले हम इसके वर्तमान स्थिति की बात करें तो मगध जो है वर्तमान में बिहार
में जो दक्षिणी भाग है वहां पर पटना, गया और नालंदा का जो क्षेत्र है वहां पर विस्तृत है। जो मगध है, क्योंकि बुद्ध के समय काल में जब 16 महाजनपदों की बात करते हैं, उन 16 महाजनपदों में से 3 का संबंध बिहार से है और इसकी चर्चा कल विस्तार से हमने अपनी क्लास में की थी। तो उनमें से मगध जो है, इनका जो एक बात याद रखिएगा सबसे पहले कि ये उत्तर भारत का, बिहार की बात नहीं हो रही है, पूरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये था। इसके अतिरिक्त अगर इसकी अवस्थिति की बात की जाए कि वर्तमान अवस्थिति क्या है, वर्तमान अवस्थिति यानी लोकेटेड कहाँ है अभी फिलहाल, तो इसका जो क्षेत्र विस्तार आपको मिलेगा पटना, गया व नालंदा, इस रीजन में जो है विस्तार था, जो कहां पे है, दक्षिणी बिहार, बिहार के दक्षिणी हिस्से में। अब क्षेत्र विस्तार अगर आपसे पूछा जाए कि मगध का क्षेत्र विस्तार क्या है, तो क्षेत्र विस्तार में आप याद रखिएगा उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा जो कि अंग की राजधानी थी, चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक जो है बसा हुआ है। क्षेत्र विस्तार में रखिएगा यहां गंगा नदी, दक्षिण में याद रखिएगा विंध्य पर्वत, पूर्व में जो विस्तार है चंपा या चंपा नगरी प्राचीन में कहलाता था, उससे पहले मालिनी के नाम से भी जाना जाता था इस क्षेत्र को, और पश्चिम में अगर बात की जाए तो सोन नदी। ये जो है मगध साम्राज्य का, या सॉरी साम्राज्य नहीं अभी बात हो रही है जनपद, अभी जो बात हो रही है मगध जनपद की विस्तार था। अब हम इसकी राजधानी की बात करें राजधानी, तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी है सबसे पहले जो थी वो गिरिव्रज कहलाती थी, गिरिव्रज। ये जो है राजगीर को ही प्राचीन समय काल में पहले गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब बिंबिसार शासक बनते हैं तो वो उसे एक अलग शहर राजगृह के नाम से एक शहर का निर्माण करते हैं और फिर वो राजगृह कहलाता है। तो गिरिव्रज ही जो है राजगृह है, लेकिन राजगृह कब कहलाने लगा, जब बिंबिसार शासक बना। राजगृह के पश्चात उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र के पश्चात शुंग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, सॉरी शुंग नहीं, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, उसने जो है राजधानी क्या कर दी, स्थानांतरित करके वैशाली। लेकिन इसी वंश का एक शासक जो कालाशोक था, जिसे कि काकवण के नाम से भी जाना जाता था, कालाशोक आता है और फिर इसकी राजधानी कहां कर देता है, पाटलिपुत्र, यानी राजधानी जो है पुनः पाटलिपुत्र हो जाता है। और फिर एक लंबे समय तक मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही रहती है। और इससे प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो गिरिव्रज जो राजधानी थी, याद रखिएगा जरासंध के समय,
जरासंध का संबंध है मगध में जो बृहदत्त वंश था। बृहदत्त वंश में पहले बृहदत्त, उसके बाद जरासंध, उसके बाद समदेव और फिर रिपुंजय, जो अंतिम शासक था रिपुंजय था। फिर राजगृह नाम देते हैं कौन? बिंबिसार। उसी क्षेत्र को बिंबिसार द्वारा राजगृह नाम दिया जाता है और फिर वो जाना। पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई गई थी उदयन द्वारा, उदयन को कहीं कहीं उद्दाइन भी लिखा रहता है, तो सेम ही है। उदयन लिखा हो तो याद रखिएगा अलग है, क्योंकि उदयन जो है उनका संबंध जो है अलग जो है महाजनपद से है, और उदयन का जो संबंध है वो हर्यक वंश से है। वत्स का वो राजा था। वैशाली किसने राजधानी बनाई? शिशुनाग। शिशुनाग वंश से ही संबंध था। और पुनः पाटलिपुत्र जिसने राजधानी बनाई वो था कालाशोक। तो ये कुछ मुख्य बातें जो है आपको मगध के बारे में याद रखनी है। मगध साम्राज्य जो है याद रखिएगा अपनी उत्कृष्टता के वजहों में भौगोलिक क्षेत्र सबसे मेन था, क्योंकि जो इसकी राजधानी राजगृह थी वो भी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो शत्रुओं से सुरक्षित थी। और जो इसकी द्वितीय राजधानी बनी पाटलिपुत्र, ये भी जल दुर्गों से घिरी थी। पाटलिपुत्र का निर्माण जो हुआ है वो सोन और गंगा नदी के संगम पर हुआ है। इस वजह से ये क्षेत्र भी जो है जल दुर्गों से घिरे होने के कारण शत्रुओं से जो है सुरक्षित था, और साथ ही साथ व्यापार की दृष्टि से जो था वो समृद्ध माना जाता था। तो ये बातें मेन आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो मगध अपनी वैभवशाली इतिहास के लिए भारत में लोकप्रिय था। यानी भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मगध जो है अपने वैभवशाली और गौरवमय इतिहास के लिए जो है वो जाना जाता था। ये और इसी गौरवमय इतिहास के कारण इसे भारत में राजनीति व धर्म का विश्व का केंद्र माना जाता है, केंद्र माना जाता था। यानी जो यहाँ का इतिहास था इसकी वजह से यहाँ की जो राजनीति थी, यहाँ का जो धार्मिक व्यवस्था था, उसके लिए ये विश्व का केंद्र माना गया है। और व्यापार के लिए भी जो है याद रखिएगा हमेशा व्यापार की दृष्टि से समृद्ध व संपन्न क्षेत्र था। तो ये कुछ मुख्य बातें जो है आपको मगध क्षेत्र के बारे में याद रखनी है। अब यहाँ और कुछ बातें अगर हम ऐड कर ले साथ ही साथ, तो ये याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को प्राचीन समय काल में कई और नामों से जाना जाता था, जैसे कुसुमपुर,
पुष्पपुर, अजीमाबाद, पाटलीग्राम, क्योंकि एक दो बार ऐसे प्रश्न भी जो हैं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इन नामों से जो है जाना जाता था। और राजगिरी के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वो वसुमती, वसुमती जो है नाम दिया गया था राजगिरी को, जो है प्राचीन समय काल में वसुमती के नाम से जाना गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े तो ये हमने मगध के बारे में कुछ पॉइंट्स की बात की। एक बात और समझ लीजिएगा कि मगध साम्राज्य के समय ही माना जाता है कि भारत में जो द्वितीय नगरीकरण हुआ वो मगध साम्राज्य के समय हुआ। भारत में पहला नगरीकरण जो हमें देखने को मिला था वो मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सभ्य थे, विकसित थे, और भारत का पहला शहरीकरण हमें वहीं देखने को मिला। क्योंकि जो वैदिक संस्कृति थी वो जो थी कैसी, ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ पर पशुपालन को महत्व दिया गया था, कृषि को महत्व दिया गया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है व्यापार को महत्व दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत का जो व्यापार था, यानी सिंधु घाटी क्षेत्र का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, चीन, यहाँ तक था, अफगानिस्तान, इन सब स्थानों पे था। तो व्यापार जहाँ भी मुख्य हो, याद रखिएगा हमेशा ग्रामीण और शहरी जो सभ्यता होती है, तो ग्रामीण सभ्यता में हमेशा महत्व कृषि को दी जाती है, पशुपालन को दी जाती है, और छोटे और मझोले किस्म के जो उद्योग होते हैं उन्हें दी जाती है, जिसमें से अधिकांशतः जो होंगे वो आपके कृषि आधारित ही उद्योग होंगे। गाँव में देखेंगे आप कृषि से संबंधित कोई छोटे छोटे लोग व्यापार करते हैं, जैसे अनाजों का भंडारण हुआ, फिर उसे दूसरे शहरों में बेचना, तो कृषि से ही। पशुपालन से जुड़े हुए देखेंगे व्यापार लोग करते हैं, जैसे दुग्ध केंद्र, उत्पादन केंद्र बनाते हैं, डेयरी फार्म बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ग्रामीण परिवेश में दिखेगा वो कृषि और पशुपालन से संबंधित। लेकिन शहरों में आपको व्यापार जो है उस पे अधिक बल होगा, सेवा पे बल होगा, यानी नौकरियां जो होंगी उन पे बल दिया जाएगा। तो जो भारत का द्वितीय नगरीकरण देखने को मिला वो मगध साम्राज्य में। पर क्यों इसी समय हमें द्वितीय नगरीकरण देखने को मिला, वैदिक सभ्यता में क्यों नहीं मिला? क्यों? वैदिक सभ्यता जो थी, पूर्व वैदिक सभ्यता, उसी के अंतिम समय काल में पहली बार जो है लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। उससे पूर्व मनुष्य जो है तांबे का प्रयोग करता था, कांसे का प्रयोग करता था, सोने और चांदी से भी परिचित था, लेकिन लोहे से परिचित नहीं था। जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो कृषि में एक क्रांति सी आई। उससे पूर्व जो लड़ाइयाँ होती थी, लोगों के मध्य जो लड़ाइयाँ होती थी वो होती थी पशुओं के लिए, जैसे गाय की चोरी कर लिया, पशुओं के लिए। लेकिन जैसे ही लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ, लोग लोहे से परिचित हुए, तो कृषि में एक क्रांति आई। और इस क्रांति से क्या हुआ कि अब जो लड़ाइयाँ हुई क्षेत्र के लिए होने लगी, क्योंकि कृषि योग्य जो भूमि होगी वहाँ पे, और इसी के साथ साथ जो है अब क्षेत्र की लड़ाइयाँ होने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते हमें फिर जो है लोहे के प्रयोग से हथियार बनने लगे। तो इन सभी की वजह से फिर हमें मगध साम्राज्य में जो है द्वितीय नगरीकरण देखने को मिला। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस बात को कि इस क्षेत्र में से ही हमें जो है द्वितीय नगरीकरण देखने को मिला था।
द्वितीय नगरीकरण का उदय। और ये जो क्षेत्र है ये खनिज से भी समृद्ध था, कृषि के लिए भी जो है उपजाऊ था, क्योंकि गंगा और सोन नदी के क्षेत्र, उन क्षेत्रों में बसा ये क्षेत्र था। गंगा जो सोन नदी का दोआब है, तो जब भी कोई नदी के आसपास का क्षेत्र होता है जहां पर आपको जलोढ़ मृदा दिखेंगे, जो कि हर साल बाढ़ के पानी से वो क्षेत्र जब पाट जाएगा यानी भीग जाएगा, तो वहां की मृदा जो है उपजाऊ हो जाती है। तो ये जो गंगा सोन का दोआब, गंगा का जो बेल्ट था, तो ये कृषि की दृष्टि से जो है वो उपजाऊ था, तो कृषि अच्छी होती थी मगध के क्षेत्रों में। यहाँ पर खनिजों में लोहे थे, तो लोहे से हथियार बनाने में, रथों बनाने में, यहाँ पर हमें इमारती लकड़ियां मिलती है, तो वो भी रथों बनाने में, रथ बनाने में, वो क्या बोलते हैं, घर बनाने में जो इमारतें बनती थी वो भी लकड़ियों की बनी है। तभी हमें मौर्य साम्राज्य में जो उनका राजप्रसाद यानी जो दरबार दिखा है, वो जो मिला है वो लकड़ी और पत्थरों का बना हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स जो है आपको ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर चर्चा हम वंश यानी जो शासक हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख शासक हैं उनकी बात कर लेते हैं, और उसके पश्चात हम इसकी उत्कृष्टता की बात करेंगे। तो चलिए हम मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों पे नजर डालते हैं। शहरीकरण इसलिए भी यहाँ बढ़ा था क्योंकि यहाँ व्यापार जो है आसान था। जो मगध का क्षेत्र था, खासकर पाटलिपुत्र वाला रीजन, ये दुर्गों से घिरा था, तो यहाँ से व्यापार करना जो था वो आसान था। और प्राचीन समय काल में व्यापार के दो ही साधन थे, एक तो जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। स्थल मार्गों की तुलना में जल मार्ग जो था वो ज़्यादा आसान था, क्योंकि स्थल मार्गों में बैल, घोड़े, इन्हीं के माध्यम से जो है सामान को भेजा जाता था, लेकिन जल मार्गों में नावों का प्रयोग जो है वो होता था, जहाज़ों का प्रयोग होता था, तो ये जो था ज़्यादा आसान था। जल मार्गों के माध्यम से ही मेसोपोटामिया, ईरान यहाँ तक व्यापार होते थे, और स्थल मार्गों के माध्यम से जैसे अफगानिस्तान हुआ, चीन का क्षेत्र हुआ, यहाँ व्यापार किया जाता था। मेनली जो व्यापार होता था मगध का वो अफगानिस्तान वाले रीजन में, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक यानी जो फारस की खाड़ी से होते हुए जो व्यापार होता था, मेनली उस क्षेत्र में व्यापार किया जाता था। इसलिए यहाँ पर हमें द्वितीय नगरीकरण जो है नजर आया। अब प्रमुख वंशों की अगर हम बात करें मगध साम्राज्य में, तो आज के सेशन में जिसकी चर्चा होने वाली है वो 4 वंशों की होने वाली है। सबसे पहले चर्चा होगी बृहद्रथ वंश की, उसके बाद हम करेंगे मगध साम्राज्य के वास्तविक जो संस्थापक रहे, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, यानी हर्यक वंश की बात होगी। हर्यकों का अंत करके जिस वंश की नींव रखी गई थी, यानी हर्यक वंश के अंतिम शासक को पराजित करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। और शिशुनाग के बाद जिस वंश का शासन हुआ वो थे नंद वंश। ये 4 प्रमुख जो हैं वंश जिन्होंने शासन किया था। बृहद्रथ के बाद जो अगला शासक बना था वो बना था जरासंध। जरासंध के बाद शासक बना था समदेव, और उसके बाद बना था रिपुंजय। ये जो है इस वंश का अंतिम शासक जो था वो रिपुंजय ही था, और इनके समय काल में राजधानी जो है गिरिव्रज के नाम से जानी जाती थी, इन 4 जो है वंशों का। लेकिन
इन वंशों ने जो शासन किया, इस समय राजनीतिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो मगध इतना जो है वो समृद्ध नहीं नजर आता है। अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टि से सबसे पहले जो इस मगध साम्राज्य हमें जिस वंश के समय काल दिखती है वो दिखती है हर्यक वंश के समय। तो हर्यक में अगर हम बात करें तो हर्यक वंश में शासकों में सबसे पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार के पश्चात जो शासक बना, यानी बिंबिसार की हत्या करके इसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। इन दोनों ने मगध साम्राज्य में क्षेत्र विस्तार पे बहुत काम किया था। इन दोनों का जो मूल उद्देश्य था वो क्षेत्र विस्तार करना। इन दोनों ने जो है वैवाहिक संबंध बना के वो युद्ध के माध्यम से जो है इस क्षेत्र का विस्तार किया था। अजातशत्रु के पश्चात जो अगला शासक बना वो बना उदयन, और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही जो है वो मगध की गद्दी पर बैठा है। इसीलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी खुद उसने अपने पिता की हत्या, पहले उसे बंदी बनाता है बिंबिसार को और फिर शासक बनता है और फिर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक वैसा उदयन भी करता है। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी पिता की हत्या करने वाला वंश। और उदयन के पश्चात जो अंतिम शासक बनता है वो बनता है नागदशक। प्राचीन समय काल में मंत्री को अमात्य, खासकर मौर्य जो मगध साम्राज्य था, यहां मंत्री के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग होता था। तो नाग दशक का ही अमात्य था शिशुनाग, जिसने इसे पराजित करके और एक अलग वंश की नींव रखी जो क्या कहलाया, शिशुनाग वंश। तो इसके से ही संबंधित है यहां से, यानी पराजित कर। सबसे पहला जो शासक बनता है वो शिशुनाग। उसके पश्चात इसका पुत्र जो बनता है कालाशोक कहलाता है। कालाशोक के पश्चात जो अगला शासक नियुक्त होता है वो होता है, क्योंकि कालाशोक को महापद्म नंद जो कि नंद वंश का संस्थापक है उसके द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या के पश्चात भी इसके 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो इस वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो कहा जाता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को जो है हम इस वंश का अंतिम शासक मानते हैं। और फिर नंदीवर्धन के पश्चात फिर से एक नया जो वंश आया वो कहलाया नंद वंश, और इस वंश की नींव रखी थी महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद की जाति को लेकर इतिहास में बड़ा मतभेद है। किसी का मानना है, इसीलिए इसे अज्ञात वंश का माना जाता है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये शूद्र वंश से जो है संबंध रखता है, यानी जो शूद्र वर्ग होते हैं उनसे संबंध रखता है, क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया था। इसीलिए सर्व छत्रांक जो है उपनाम दिया गया है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि संबंध जो था वो शूद्र जो वर्ग है उनसे था। और महापद्म नंद के पश्चात जो शासक बनता है वो धनानंद। और धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी टाइप का जो है शासक होता है। अपनी जनता पर बहुत कर आरोपित करता है, वहां की जनता में असंतोष हो जाता है। और फिर ये जो है घमंडी टाइप का भी था। जब इसके दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य जाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ आप अपनी जनता पर ज्यादा कर आरोपित कर रहे हैं, तो वो उन्हें भी अपमानित करके बाहर निकाल देता है अपने दरबार से। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य अपने शिष्य से सब कुछ
शेयर करते हैं। और चाणक्य का शिष्य जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित कर फिर से मगध पर एक जिस नए वंश की नींव रखता है वो कहलाता है मौर्य वंश। तो यहाँ से हमें जो इसके पश्चात फिर जो हम पढ़ेंगे कहानी वो हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को, और उसे पूरा एक अलग चैप्टर में जो है हम कवर करेंगे। तो ये देख लीजिए इन सभी शासकों के बारे में जो है हमें पढ़ना है। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पहले बृहदर्थ वंश की बात करेंगे, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनागवर और फिर लास्ट में नंद वंश की। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी बृहदर्थ वंश। बृहदर्थ वंश के बारे में हमें बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सिंपल यही कि सबसे पहले मगध पर किसने शासन किया, या जरासंध का संबंध जो है निम्न में से किस वंश से है, या इनकी राजधानी कहाँ है। कुछ ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे सिंपल। तो इसके बारे में सबसे पहले कहा जाता है, क्योंकि इस वंश की नींव किसने रखी थी, अभी हमने चर्चा की थी, संस्थापक जो था वो था बृहदर्थ थे। और बृहदर्थ ऐसा कहा जाता है कि ये जो था वसु का पुत्र था। किसका पुत्र था? एक शासक थे चेदीराज वसु कहलाते थे, उन्हीं का पुत्र था। वसु का पुत्र था, पर ये अपने वंश का बहुत जो है प्रतापी राजा नहीं था। इस वंश में भी अगर कहा जाए तो सबसे जो यशस्वी राजा था इस वंश का वो था जरासंध। जरासंध ने एक लंबे समय काल तक जो है मगध पर शासन किया, और अपने समय काल में कहा जाता है कि इसने 10 राज्यों को पराजित किया था और अपने क्षेत्र में मिलाया था। यानी ये काफी योग्य जो है वो शासक था। इसने काशी, कौशल की बात की जाए, गंधार, कश्मीर, इन सभी अंग इनके राजाओं को पराजित किया था। अपने समय काल का सबसे योग्य व शक्तिशाली शासक था। जरासंध ने तात्कालिक काल में 10 राजाओं को पराजित किया। यानी अपने समय काल में इसने 10 जो राजा थे उन्हें जो है पराजित किया था। उन 10 राजाओं में से कुछ के नाम हम यहां नोट कर लेते हैं, जैसे काशी। उस समय काशी का जो राजा था, कौशल का जो राजा था, अंग का राजा था, गंधार, कश्मीर,
इन सभी राजाओं को जो है इसने पराजित किया था। मालवा, विदेह का जो राजा था यानी मिथिला वाला जो क्षेत्र था, चेदी का जो राजा था, इन सभी को जो है इसने पराजित किया था। जरासंध को किसने पराजित किया? जरासंध को कृष्ण, भगवान कृष्ण की बात हो रही है, भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों में जो भीम था, 5 थे पांडव, जिसमें जो भीम था उसने जो है श्री कृष्ण की सहायता से इसे पराजित किया था। पांडव भीम ने श्री कृष्ण की सहायता से इसे पराजित, क्योंकि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन आपका अंत होना ही है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ आप हमेशा शासन ही करेंगे या आप हमेशा आप ही जीतोगे, कभी ना कभी आपका अंत होना जो है तय है। तो जरासंध का भी जो है अंत होता है किसके हाथों? तो होता है पांडव भीम के हाथों। 5 पांडव थे, ये तो जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा महाभारत में, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर, ये 5 थे। अब क्या हुआ कि जरासंध के पश्चात कौन शासक बना? कुछ समय के लिए समदेव शासक बनता है, बहुत कम ही समय काल के। उनके समय काल में ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ जिसकी इतिहास में काफी चर्चा हो। और सबसे जो अंतिम शासक रहा, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी वंश के बारे में 2-3 पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो उस वंश का संस्थापक कौन है या फिर वास्तविक संस्थापक। याद रखिएगा हमेशा कि संस्थापक कोई और हो सकता है और वास्तविक संस्थापक कोई और हो सकता है एक ही वंश के बारे में। इसके अतिरिक्त जो कुछ योग्य या यशस्वी और शक्तिशाली शासक रहते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि उनके समय काल के जो सैन्य अभियान होते हैं, उनकी समय की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, प्रशासनिक जो सुधार होते हैं, इनसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और फिर एक प्रश्न पूछा जाता है जो अंतिम शासक है, क्योंकि उसी के पश्चात जो है किसी नए वंश की नींव पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे इस वंश के अंतिम शासक की। एक तो ये हुआ संस्थापक, एक उसके बाद यशस्वी जो शासक राजा रहा, और फिर अब अंतिम शासक। तो अंतिम शासक था रिपुंजय। ऐसा कहा जाता है कि रिपुंजय को उसी के एक मंत्री जो है पुलक ने जो है मारकर अपने पुत्र को राजा बनाया था। यानी इसका जो दरबारी कवि था, दरबारी मंत्री जो था, पुलक ने हत्या कर अपने पुत्र को शासक नियुक्त कर दिया। इतिहास में आप अक्सर एक बात देखेंगे कि जो दरबारी होते थे, मंत्री हो, वही जो है अपने राजा की हत्या कर कर एक नए वंश की नींव रखते हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो आपके दरबार में रह रहा है, यानी कि जो पूरे दिन आपके साथ रहेगा 24 घंटे, उसे आपके हर जो है एक्टिविटी का पता होगा। आप क्या करते हैं, यानी आपकी कमजोरी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे सब कुछ पता होता है। जब आप पूरे टाइम किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हो तो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों के बारे में उसे पता चल जाता है। तो जो मंत्री होते थे उससे राजा सलाह लेते थे, युद्ध में वो उसके साथ जाते थे, राजा की क्या कमजोरी है, क्या उसके घर में चल रहा है, सब कुछ जो है पता होता है। जैसे हम कहते हैं कि घर का भेदी लंका डाहे, यानी घर में जो है वो, जैसे बात की जाए तो आपके घर में अगर कोई व्यक्ति काम करता है रह के पूरे दिन, उसे आपके घर का सारा खबर होगा। जैसे कि सफाई कर्मी हो गया,
खाना बनाने वाला, या फिर और भी अन्य कामों के लिए आपने किसी को रखा है और वो पूरे दिन आपके साथ रहता है, तो याद रखिए आपके घर में क्या क्या चल रहा है, आपके रिश्तों में कैसे संबंध है, आपके घर में क्या घटित हो रहा है, क्या पक रहा है, सब कुछ उसे पता होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अक्सर मंत्री द्वारा ही जो है राजा की हत्या कर दी जाती थी और एक अलग जो है वंश की नींव रख दी जाती थी। तो पुलक ने बना, और फिर क्या हुआ कि इसी का एक दरबारी था महिया, यानी कि मंत्री जो पुलक था इसके दरबार में एक और व्यक्ति था, एक दरबारी था जिसका नाम था महिया। और इस महिया ने क्या किया, पुलक और उसके पुत्र दोनों की हत्या कर दी। यानी हम कह सकते हैं या तो महिया जो है बिंबिसार के पिता हो सकते हैं। तो महिया ने क्या की, पुलक व उसके पुत्र की हत्या कर बिंबिसार को, जब उसने हत्या कर दी तो फिर क्या किया, बिंबिसार को मगध की गद्दी पर नियुक्त। इसलिए अक्सर आप सुनेंगे कि युद्ध और प्रेम में जो है सब कुछ जायज होता है, क्योंकि युद्ध में अगर कोई किसी की हत्या कर दे रहा है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जो भी देखेंगे हत्याएं प्राचीन समय काल में वो किसके लिए हुई है, धन के लिए। और आज भी देखेंगे धन एक ऐसी, मतलब धन ऐसा है प्रलोभन लोगों में कि लोग किसी की भी हत्या कर देते हैं। और महात्मा बुद्ध ने इसीलिए कहा कि जो धन होती है ये दरिद्रता का कारण बनती है, प्रलोभन का कारण बनता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं समाज में चोरी, डकैती, घृणा, ईर्ष्या जैसे मामले जो है बढ़ते हैं। इसीलिए हमेशा बुद्ध ने कहा, जैन धर्म में भी कहा गया है, जो धन है उसका त्याग करो, धन का जो है संग्रह मत करो, इतना कमाओ जिससे तुम्हारा लाइफ अच्छे से गुजर जाए, पर ऐसा नहीं कि इतना संग्रह करो। और ये सच भी है। जैसे आप देखेंगे बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि अरे किस दिन जो है हमारे पर ईडी का चार्ज लग जाए और किस दिन जो है हम पकड़े जाएं। व्यापारी है वो कहीं जाते रहेगा, हमेशा उसे चिंता रहती है कि कोई मार न दे हमें। और अक्सर आप न्यूज़ में सुनेंगे कि एक व्यापारी कहीं जा रहा था और उसकी हत्या कर दी गई। और इन सभी का कारण क्या होता है, धन। क्योंकि धन हमेशा से हमेशा जो है प्रलोभन रहा है, लोगों को आकर्षित करता है। यानी कि हमेशा जो है अगर संपत्ति जो है वो प्रलोभन का कारण बनती है। इससे लड़ाइयाँ भी होती हैं। कहते हैं ना कि जर, जोरू और जमीन, ये तीन जो है युद्ध का कारण बनते हैं। इसकी वजह से जो है आपस में भी लड़ाइयाँ हो जाती है। तो अक्सर ये सभी जो है क्या है, राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, साम्राज्य के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, हमारी जो है एक पहचान हो, इसलिए भी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास अगर संपत्ति अधिक है तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पहचान सी बनती है कि हाँ, जैसे कि अभी लिस्ट आती है, आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे जो है धनी लोगों की लिस्ट जारी, तो कहीं नहीं कहीं क्या है, ये एक दिखाया जा रहा है कि हाँ, ये लोगों की पहचान बन रही है कि हाँ दुनिया में ये लोग, भारत के सबसे रिच 10 लोगों की बात, ये पूरा जारी किया जाता है। तो ये सभी क्या है, प्रलोभन का कारण बनेगी, इससे दुश्मनी होगा, चोरी होगी, डकैती मामले, और इसी वजह से मंत्रियों द्वारा जो है राजाओं की हत्या कर दी जाती है। तो बुद्ध के ही मार्ग को अपनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने का, बस हाँ इतना हो कि आप अच्छी लाइफ जो है वो व्यतीत कर सके। आपने पढ़ा होगा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी इतनी संपत्ति हो कि मैं अपने परिवार को भी चला सकूं, और अगर कोई मेरे दरबार पे कभी आ जाए तो मैं उसे भी खाली हाथ लौटने ना दूं। पर इतना नहीं हो कि सिर्फ आप जो है पागल हैं संपत्ति के पीछे। तो ये अब जो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चर्चा की
कि यहां से जो है बिंबिसार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि बिंबिसार का जो है हर्यक वंश में आगमन हो जाता है। अब कौन से शासक बन जाते हैं, तो अब आपको दिखेंगे बिंबिसार। तो हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हर्यक वंश के तरफ। हर्यक वंश के क्रम को हमने देख लिया है, तो फिर से जरूरत नहीं है उसी बात को रिपीट करने की। हर्यक वंश, हर्यक वंश का जो शासन काल रहा है, याद रखिएगा 544 से लेकर 412 बीसी तक रहा है। 544 से 412 बीसी तक। इस पूरे समय काल में 4 जो है शासक रहे, जिसमें से 3 जो है महान हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उदयन हर्यक वंश का अंतिम जो है प्रभावशाली शासक होता है, उसके पश्चात का जो शासक हैं वो कमजोर रह गए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस जो है वंश का अंत होता है। जैसे ही किसी वंश में कमजोर शासक आएंगे, विलासी किस्म के शासक आएंगे, फिर क्या होगा कि जो मंत्री हैं उस बात का फायदा उठाते हुए या तो उन्हें पराजित करके या फिर हत्या, अक्सर हत्या करके वो क्या करते हैं, फिर से एक नए वंश की नींव रख देते हैं। तो हर्यक वंश के अंतर्गत सबसे पहली जो चर्चा होगी हमारी, वो होगी बिंबिसार की। जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिंबिसार। बिंबिसार के अगर समय काल की बात करें तो 544 से 492 तक जो है इनका समय काल रहा था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक जो है मगध साम्राज्य पर शासन किया था। ये 15 साल की उम्र में जो है गद्दी पर बैठ गए थे और फिर इन्होंने 52 वर्षों तक जो है शासन किया था, और अंत में अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा जो है ये कैद कर लिए जाते हैं और फिर इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। देख सकते हैं कि पहले जो है शासक कितने कम समय काल में जो है वो राजगद्दी पर बैठ जाते थे। तो बिंबिसार के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, उसमें ये कि ये जो है हर्यक वंश के संस्थापक हैं, हर्यक वंश के संस्थापक। इसके अतिरिक्त दूसरा कि बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी हैं। वास्तविक संस्थापक। यही से कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दृष्टि से मगध जो है वो पहली बार राजनीतिक दृष्टि से हमें देखा जाए तो मगध का जो है उत्कर्ष हुआ। इससे पहले राजनीतिक दृष्टि से काफी ही कमजोर जो था वो मगध का साम्राज्य था। इसके अतिरिक्त 52 वर्षों तक, क्योंकि मान लीजिए कभी स्टेटमेंट में ऐसे प्रश्न पूछे 52 वर्षों तक शासन किया इन्होंने, क्योंकि अब जो प्रश्न ज्यादातर आपको बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। पहले की तरह वन लाइनर प्रश्न 69th जो पेपर हुआ था 68 तक भी प्रश्नों में वन लाइनर प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, पर जो 69th में पेपर हुआ बीपीएससी का पैटर्न पूरी तरह चेंज हो चुका है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो 68th और 69th के पेपर को देखते हुए करना है, क्योंकि इन दोनों पेपरों में बहुत अधिक बदलाव किया गया है। खासकर एक बात और याद रखिएगा
कि ये 68 तक जो है 5 ऑप्शन ही रहते थे, क्योंकि कई सालों तक बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते थे। लेकिन 69 के पेपर से अब 4 ही ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन होने से जो है थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि ई जो ऑप्शन होता था उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता था। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसमें क्या होता है, कई बार आते हुए प्रश्न भी जो है एस्पायरेंट गलत कर देते थे। तो याद रखिएगा, अब जो आपके पेपर होंगे टोटल 4 ही ऑप्शन, तो उसमें स्टेटमेंट वाले ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि इन्हें उपनाम क्या दिया गया था, यानी कि बिंबिसार को किस उपनाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा श्रेणिक और शत्रुजाश कहा जाता था। श्रेणिक ये जैन साहित्य में कहा गया है, यानी जैन ग्रंथों में इन्हें कहा गया है। इसके अतिरिक्त यहां सेनिया भी कहा गया है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने स्थायी सेना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन समय काल में किस शासक द्वारा सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी गई थी, मध्यकाल में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अस्थायी सेना किस जो है शासक द्वारा पहली बार रखा गया था। लेकिन प्राचीन समय काल में पहली बार स्थायी सेना, यही वजह है कि सेनिया कहा जाता है, श्रेणिक कहा जाता था जैन ग्रंथों में। इसके अतिरिक्त कहा जाता था क्षेत्रोजस, यानी एक क्षेत्र पर इनका जो है अधिकार था, इसलिए क्षेत्रोजस। और क्षेत्रोजस जो कहा गया है ये याद रखिएगा पुराणों में, क्योंकि पुराणों से भी जो है हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्षेत्रोजस शब्द भी कहा गया था, और कहीं कहीं श्रेणियां भी ऐसे भी लिखा होता है। तो याद रखिएगा ये कुछ जो उपनाम है इन्हें दिए गए थे। इसके अतिरिक्त अगर बिंबिसार के बारे में कहा जाए तो बिंबिसार के समय जो क्षेत्र विस्तार हुआ था, यानी इनके समय क्षेत्र विस्तार, मगध का जो क्षेत्र विस्तार हुआ था वो याद रखिएगा उत्तर व पश्चिम भारत तक, यानी बिंबिसार के समय काल में मगध का क्षेत्र विस्तार उत्तर के क्षेत्र में और पश्चिम के क्षेत्र में हुआ था। क्योंकि बिंबिसार ने किन किन शासकों को पराजित करके क्षेत्र विस्तार किया था, इसमें अगर मैं बात करूं तो अवंती के जो राजा थे, कोसल के जो राजा थे और वत्स के जो राजा थे। यानी कोसल महाजनपद, अवंती महाजनपद और वत्स महाजनपद को जो है इन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार में जो है किया था। क्योंकि हमेशा क्षेत्र विस्तार से क्या होती है, आपकी राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है वो उसमें वृद्धि होती है, आपकी जो पहचान है वो बढ़ती है। तो इन्होंने बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्र विस्तार के लिए 2 नीतियां अपनाई थी, जिनमें से एक याद रखिएगा था वैवाहिक नीति और दूसरी थी जो है कई महाजनपदों को मगध क्षेत्र में मिलाना। तो याद रखिएगा इन्होंने यानी बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा व क्षेत्र विस्तार के लिए लिए 2 नीतियां अपनाई। तो इन 2 नीतियों में क्षेत्र विस्तार के लिए जो 2 नीतियां थी इनकी, यानी क्षेत्र विस्तार की तो एक तो ये था, यानी जो उत्तर और पश्चिम में भारत का विस्तार हुआ, अवंती, कोशल और वत्स के राजा,
तो अवंती के जो राजा थे, वत्स के राजा याद रखिएगा उदयन थे। अवंती का राजा चंद प्रद्योत, जिनसे बाद में इनके मैत्रीपूर्ण संबंध भी हो गए थे, क्योंकि बाद में इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की सेवा के लिए, यानी जब ये बीमार थे तो भेजा था, तो बाद में अवंती के राजा के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। और कौशल का राजा था प्रसेनजित, इनके साथ भी जो है इन क्षेत्रों को मिला है। तो एक इस नीति के तहत जो है अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्र का विस्तार किया। दूसरी जो नीति थी, यहां हम समझ लेते हैं दूसरी नीति को, जिसके तहत इन्होंने क्षेत्र का विस्तार किया, उसमें था वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध मगध साम्राज्य की जो है जानकारी हमें एक तो महाभारत और रामायण से भी मिलती है। इसके अतिरिक्त आपको अथर्ववेद में मिलेगी। मगध के बारे में सर्वप्रथम जानकारी आपको अथर्ववेद में मिलेगी। इसके अतिरिक्त महाभारत और रामायण से मिलेगी, पुराणों से मिलेगी। तो पुराणों में ही ये लिखित है कि बिंबिसार ने लगभग 500 से अधिक जो है विवाह किए थे, लेकिन 3 विवाह जो है वो फेमस है, क्योंकि इन 3 विवाहों से जो है इनके क्षेत्र का विस्तार हुआ था। अक्सर राजा क्या करते थे कि या तो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए विवाह कर लेते थे, या फिर अपने राजनीतिक समृद्धि के लिए या अपने क्षेत्र विस्तार के लिए। तो बिंबिसार ने राजनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्र विस्तार के लिए जो है विवाह किया था। इन 3 विवाहों में जो रानियां थी, देख लीजिए कौन कौन सी। तो उनमें से पहली जो थी कौशल की रानी थी। पहला जो विवाह हुआ कौशल। दूसरा जो विवाह हुआ था ये लिच्छवियों की। लिच्छवी जो नरेश थे चेटक, उनकी बेटी से भी बहन से शादी हुई थी। और तीसरी जो शादी हुई थी मद्रकुल। मद्रकुल जो है याद रखिएगा पंजाब में, मद्रकुल ये जो है पंजाब वाले रीजन। तभी तो पश्चिम तरफ विस्तार हुआ। लिच्छवियों से जो शादी की तो ये तो पास में ही था, और कौशल से जो है ये उत्तर की तरफ विस्तार हुआ। लिच्छवियों से भी उत्तर की तरफ विस्तार हुआ, लेकिन पंजाब मद्रकुल से जो विवाह किया था उससे जो है वो पश्चिम की तरफ विस्तार हुआ। तो लिच्छवी जो रानी थी, यानी चेटक की जो पुत्री थी, चेटक की बहन पुत्री की शादी हुई थी जो महावीर स्वामी की मां थी। चेटक की बहन, चेटक की पुत्री का विवाह जो हुआ था वो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, जो कि महावीर स्वामी की मां थी। क्या नाम था उनका? त्रिशला। यानी कह सकते हैं कि इनकी वाइफ की जो बुआ थी वो थी महावीर स्वामी की मां। और बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इन दोनों के जो है समकालीन है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो वाइफ का नाम था त्रिशला, त्रिशला नहीं चेलना, और इन्हीं से जो है अजात शत्रु पैदा हुए थे। पंजाब की जो थी इनका नाम क्षेमा था, और जो कौशल नरेश की वाइफ थी उनका नाम जो था, प्रसेनजित की जो बहन थी उनका नाम था महाकोशला देवी। महाकोशला देवी ये जो था प्रसेनजित की बहन थी। और इन्हीं से विवाह करने पर इन्हें दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र मिला था, जिनसे इन्हें बहुत जो है सालाना जो है राजस्व मिलता था। लगभग उस समय माना जाता है कि वार्षिक रूप से इन्हें 1 लाख जो है राजस्व की प्राप्ति होती थी काशी के क्षेत्र से। तो ये दोनों ही जो है या तो इन्होंने जो युद्ध के मामले से किया,
या फिर विवाह के मामले, दोनों के पीछे जो वजह थी राजनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्र विस्तार। तो ये कुछ बातें आपको बिंबिसार के बारे में याद रखनी है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। स्थायी सेना की हमने बात कर ली है। और एक दो पॉइंट याद रखिएगा कि बिंबिसार ने अपने समय काल में अंग, जो कि एक महाजनपद बिहार का ही है, अंग पर जीत हासिल की थी। यानी अंग के जो राजा थे उस समय, उनके साथ युद्ध करके और अंग पे जीत जब हासिल की थी, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ इस बात को ताकि एक पेज पे ही रहेगा बिंबिसार के बारे में, तो सब आपको याद रखने में आसान रहेगा। अंग पर जीत हासिल की, और ये कब किया था? जब अंग का अंतिम राजा उस समय था ब्रह्मादत्त। अंग का जो है अंतिम राजा, अगर कल का सेशन आपने देखा होगा तो आपको पता है, हमने बात भी की थी, अंतिम राजा था ब्रह्मदत्त। इसी के समय जो है अंग को पराजित करके इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया बिंबिसार ने। और अंग का शासक किसे नियुक्त किया? शासक जो नियुक्त किया अपने पुत्र अजातशत्रु को। और बाद में अजातशत्रु जब शासक बनेगा तो याद रखिएगा ये वज्जी पर जो है वज्जियों पर युद्ध करेगा और वहां जो है लिच्छवियों पर जीत हासिल करेगा। अजातशत्रु प्रसेनजीत यानी जो कौशल नरेश प्रसेनजीत है उन्हें पराजित करके उनकी पुत्री वाजिरा से विवाह करता है और वजी शंख पर जो है युद्ध करके लिच्छवियों पर जीत हासिल करता है अजातशत्रु। तो याद रखिएगा यहाँ तीन याद रखिए, अवंती, कौशल और वत्स पे जीत हासिल, यानी अपने क्षेत्र में मिलाता है मगध में, और अंग। चार ये मुख्य क्षेत्र हैं जो कि बिंबिसार के समय मगध का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर अपने पुत्र को जो है वो शासक या राज्यपाल के रूप में कह सकते हैं नियुक्त करता है। तो ये कुछ बातें जो है आपको याद रखनी है किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। बस ये याद रखिएगा कि अंतिम समय काल में इसके पुत्र यानी अजातशत्रु द्वारा ही ये कैद कर लिया जाता है और फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। बस इतना अगर आपने पॉइंट याद रखे तो इससे बाहर शायद ही कुछ पूछा जाए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स बनेंगे एग्जामिनेशन में कुछ यही बनेंगे, जिसमें से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली बार स्थायी सेना तो रखा गया था किसके द्वारा? ये बिंबिसार द्वारा। फिर जो वैवाहिक संबंध और राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए क्षेत्र विस्तार में जो युद्ध के माध्यम से किया, तो ये चार जो क्षेत्र हैं जहां उन्होंने किया, जिसमें एक ये और ये। तो ये बातें कुछ जो है आपको याद रखनी है। और एक पॉइंट और भी यहां नोट कर लीजिए, ये वैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन याद रखिएगा ये जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म इन दोनों के प्रति भी सहिष्णु था। ऐसा नहीं था कि इन दोनों के प्रति कट्टर था। भले ही बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, पर जैन और जो ब्राह्मण हैं उनके प्रति भी जो है वो सहिष्णु था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म के लिए कई गांवों को दान दिया था। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने स्वयं बिंबिसार को बौद्ध धर्म का जो है उपदेश दिया था। तो एक बात याद और यहां कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी का समकालीन था ये, यानी इनके समय काल में ही ये शासन किया था। और महात्मा बुद्ध ने स्वयं जो है बिंबिसार को
इस धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। और बिंबिसार ने कई ग्राम जो है दान दिए थे और इनके रहने के लिए जो है स्थल बनाए जाते हैं, यानी विहार की स्थापना भी की थी उस क्षेत्र में। मगध याद रखिएगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म में हम पढ़ते हैं कि जो प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र था वो मगध ही था। तो वो बिंबिसार का समय काल रहा हो या अजातशत्रु ने भी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। और अजातशत्रु के समय काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति यानी 483 बीसी में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में। सप्तऋषि क्या बोलते हैं, सप्तऋषि नहीं, सॉरी, सप्तपणी जो गुफा है वहां पर आयोजित की गई। तो ये बातें कुछ जो है याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु भी इस वंश का एक योग्य शासक था। इसने भी राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ, चाहे वो बिंबिसार हो या फिर अजातशत्रु, इन दोनों ने राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ के माध्यम से जो है क्षेत्र का विस्तार किया था। अजातशत्रु जो है पहले तो इसे कुणिक नाम दिया गया था, उपनाम जो है कुणिक दिया गया था। तो अपने पिता की हत्या करके ये था, इसीलिए इसे पितृहंत भी कहा जाता है, पिता की हत्या करने वाले। और इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो जब ये शासक बनता है, यानी बिंबिसार जब शासक बनता है, तो सब पहले ये अंग यानी जो चंपा थी राजधानी, वहां का गवर्नर होता है अपने पिता के समय काल में। अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठता है। तो सबसे पहले इसकी जो लड़ाई होती है कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ होती है, और युद्ध में प्रसेनजीत पराजित होते हैं। और फिर इन दोनों के मध्य एक समझौता या संधि होती है, जिसमें प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का जो विवाह है वो किससे करते हैं? अजातशत्रु से। हम यहां पॉइंट जो मेन है, पहले चंपा का शासक नियुक्त, यानी सबसे शुरुआती समय में चंपा का अपने पिता के समय काल में। उसके पश्चात क्या होता है? सेकंड, कि जब ये मगध का शासक नियुक्त हो जाता है तब ये क्या करता है? कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित, और पराजित के बाद इन दोनों के मध्य, यानी प्रसेनजीत को जब ये पराजित कर देता है तो इन दोनों के मध्य जो है एक संधि या समझौता होता है। समझौता कह सकते हैं, जिसमें क्या है? उसकी पुत्री वाजिरा से, पुत्री जो है वाजिरा से जो है वो विवाह करते हैं। विवाह, और विवाह के प्रत्युत क्या होता है? इन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं और उस क्षेत्र पर भी जो है इसका अधिकार हो जाता है। अक्सर ये संधियां इसलिए कर ली जाती थी ताकि जो है एक दूसरे पर दोबारा जो है वो हमला नहीं किया जाए। लेकिन आगे फिर से प्रसेनजीत जो है युद्ध करता है और दोबारा भी जो है हार जाता है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि इसने अपने कूटनीतिज्ञ के माध्यम से जो है अपने एक दरबारी
या दोस्त था वह सकार, उसके साथ मिलकर ये जो है वजी जो संघ है उस पर हमला करता है और लिच्छवियों पर जीत हासिल करता है। दोबारा क्या करता है, वजी संघ पर हमला व लिच्छवियों पर जीत हासिल। क्योंकि वजी संघ के अंतर्गत ही ये लिच्छवी आते थे, क्योंकि वैशाली वही था जो कि विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जहां हमें नजर आता है। तो वहां पर ये जीत हासिल करता है, लेकिन ये जो जीत हासिल करता है याद रखिएगा कूटनीतिज्ञ के माध्यम से। और इसका साथ किसने दिया था, एक दरबारी वर्षाकार ने। ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा कि इसने युद्ध में जो है रथ मुसल और महाशिला कंटक युद्ध में रथ मुसल व शीला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म को मानता था। जैन व बौद्ध दोनों धर्मों के प्रति उदार था ये। लेकिन इसके समय काल में याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, यानी बौद्ध के प्रति ज्यादा हम कह सकते हैं झुकाव हो सकता है फर्स्ट बौद्ध संगीति। और कब, तो याद रखिएगा 483 बीसी में। कहां पर, तो राजगीर, उस समय राजगृह कहलाता था, और सप्तपणी गुफा यहां पर आयोजन हुआ था। और इसी के समय जो है याद रखिएगा कि सूत पिटक और विनय पिटक, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है यहीं किया गया था। तो ये कुछ बातें जो है आपको याद रखिएगा। इसने राजगृह का दुर्गीकरण किया था, यानी जो इसकी राजधानी थी राजगीर उसका दुर्गीकरण किया था। पाटलिपुत्र का भी दुर्गीकरण किया था। पाटलिपुत्र शहर इसके पुत्र उदयन द्वारा बसाया गया था, लेकिन पाटलिपुत्र का जो दुर्गीकरण किया गया था इसी के द्वारा किया गया था। राजगृह का भी किया क्योंकि वो तो राजरानी ही थी। इसने ये कहा कि बुद्ध क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय, यानी बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय था। और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा इसे कई जो है उपनाम दिए गए हैं, जैसे कुणिक, पितृहंता कहा गया है। इसके अलावा विदेह पुत्र कहा गया है, विदेह वाला जो रीजन विदेह पुत्र कहा गया है। देवनाम पिय, जो नाम अशोक को दिया गया था मौर्य में, उससे पहले जो है इसने भी लिया है देवनाम पिय। यानी यहां हम उपनामों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार उपनाम जो है सीधे सीधे पूछे लिए जाते हैं। पितृहंता, इसके अलावा कुणिक, विदेह पुत्र, अशोक चंड, देवनाम पिय, ऐसे जो है उपनाम जो है अजातशत्रु को दिए गए थे। और फिर ये भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा जाता है, और फिर शासक कौन बनता है मगध की गद्दी का, उदयन। और उदयन कहा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम प्रभावशाली या जो है शक्तिशाली शासक रहा। उसके पश्चात जो है ये वंश जो है कमजोर होता गया, और फिर इस वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके उसी का जो मंत्री है शिशुनाग वंश की नींव रख देता है। तो अब हम नेक्स्ट उदयन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे, क्योंकि पूछा जा सकता है। उदयन
दा भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं है, सेम ही है। उदयन, उदयन के बारे में हम कह सकते हैं, पहले तो इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना, और स्थापना ही नहीं करता, फिर इसे अपनी राजधानी घोषित। ये बातें याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को राजधानी जो है घोषित करता है। ये जो है याद रखिएगा जैन मतानुयायी था पहले, जैन अनुयायी था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि ये इसने बाद में बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया था, पर हर जगह जो है इस बात का वर्णन नहीं है। और एक जैन भिक्षु ने ही इसकी हत्या कर दी थी। उदयन की हत्या किसी मंत्री या किसी द्वारा नहीं की गई थी, एक जैन भिक्षु द्वारा ही जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। साधु के वेश में आकर जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। कहीं कहीं बस ये वर्णित है कि जो है ये गुड इवनिंग अमेज, कि ये जो है बाद में, एक बात यहां नोट करके आप लिख सकते हैं ताकि कुछ स्रोतों में है, ये हर जगह नहीं है। बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। और फिर इसकी जब हत्या कर दी जाती है, यानी इसकी हत्या एक जैन भिक्षु द्वारा, जिसका नाम शायद जो था वो था धर्मात्मा। जो भिक्षु था जैन, उसका नाम था धर्मात्मा। और फिर जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो अंतिम शासक नियुक्त होता है, अंतिम शासक वो होता है नागदशक। 460 से लेकर 400 शायद 20 ईस्वी तक जो है ये शासन रहा था। जी सॉरी, 460 से लेकर 444 बीसी तक रहा था, और फिर 444 से लेकर 412 तक ये रहा था, और 492 से लेकर, यहां शायद मैंने अजातशत्रु के पास नहीं लिखा है, 492 से लेकर 460 बीसी तक जो है अजातशत्रु ने शासन किया। तो यहां शासक रहता है, और इसी शासक को याद रखिएगा नागदशक ने पराजित कर, नागदशक नहीं बल्कि शिशुनाग ने पराजित कर नए वंश की नींव, जो कि शिशुनाग वंश कहलाया। तो आज के सेशन में इतना ही। कल जो है बाकी हम 2 वंशों की बात करेंगे, यानी शिशुनाग वंश और नंद वंश, और इसकी उत्कृष्टता का, समृद्धि का, विस्तार का जो प्रमुख कारण है उसकी चर्चा कल के सेशन में हम विस्तार से करेंगे।